दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों एक बार पुनः आप सभी साथियों का रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र रविकांत पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ लर्निंग इज़ अर्निंग प्रोग्राम के अंतर में। दोस्तों प्रतिदिन सुबह 7 बजे लर्निंग इज़ अर्निंग प्रोग्राम के तहत अच्छे अच्छे किताबों का हम सभी अध्ययन करते हैं। अभी जिस किताब का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं, एक बहुत बड़े लेखक श्रीमान शिवखेड़ा जी का पुस्तक है जिसका नाम है जीत आपकी। बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है। 35 लाख से ज़्यादा इनकी किताबें पूरे विश्व में बिक चुकी हैं। दोस्तों आज जीत आपकी पुस्तक के दूसरे एपिसोड को हम लोग अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। दोस्तों कल हम लोगों ने एपिसोड 1 यानी अध्याय 1 हम लोगों ने पढ़ा। उसका शीर्षक था नजरिए का महत्व। और कल हम लोगों ने पढ़ा कि आज के डेट में हम जो भी हैं या जो भी बनना चाह रहे हैं वो अपने नजरिए की वजह से है। जैसा नजरिया होता है दोस्तों, वैसे ही जिंदगी करवट हमारी लेती है। नजरिया दो तरीके का होता है दोस्तों। राइटर लिखते हैं एक नकारात्मक नजरिया होता है और एक सकारात्मक नजरिया होता है। अब सवाल उठता है दोस्तों, सकारात्मक नजरिया हम कैसे विकसित करें? आइए सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें एपिसोड 2 को हम सभी अध्ययन करें। दोस्तों हम बचपन में जो भी नजरिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नजरिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजुर्बे के मेल से आपका नजरिया सकारात्मक बन गया है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं दोस्तों। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन गया हो तो क्या हम उससे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या हमें बदला जा सकता है? बिल्कुल हाँ। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यह करने लायक है? निश्चित तौर पे हम नेगेटिव नजरिए को पॉजिटिव नजरिए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है दोस्तों। हम सकारात्मक नजरिया कैसे बनाएं और कैसे उस सकारात्मक नजरिए को बना करके बरकरार रखें, इसके लिए हमको नकारात्मक नजरिया वालों से दूर रहना पड़ेगा। सकारात्मक नजरिया बनाने के उसूलों से वाकिफ होना पड़ेगा। सकारात्मक नजरिया कायम रखने की इच्छा शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। इन उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित होना पड़ेगा दोस्तों, और निष्ठावान बनना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट हो सकता है दोस्तों। लेखक लिखते हैं, हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा या तजुर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नजरिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हम दोस्तों। हमें अपने व्यवहार और अपने कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। कुछ लोग करते गलती खुद हैं लेकिन दोषी किसी और को ठहराते हैं। दोस्तों यह हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नजरिया खुद चुनें। नकारात्मक नजरिया वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माता पिता, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीरों, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी कि पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं अपनी असफलताओं के लिए।
ये उनका नजरिया है दोस्तों। हमको अपने बीते दिनों से आजाद होना पड़ेगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर उसको मुख्य धारा में शामिल होना पड़ेगा दोस्तों। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल तस्वीर बनानी पड़ेगी दोस्तों, और तस्वीर बना के आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीजों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक होती है दोस्तों। याद रखिए, सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीजों के बारे में सोचने से ही हमारा सोच सकारात्मक होता है दोस्तों। दोस्तों, नजरिया बदलने के 8 कदम। राइटर ने 8 कदम बताए हैं जिन्हें अगर हम उठाएं तो हमारा नजरिया नेगेटिव थॉट के तरफ से पॉजिटिव थॉट की तरफ कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। और ये कंफर्म है दोस्तों कि जब तक से आपका और हमारा नजरिया पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हम बड़ी अचीवमेंट और बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना चाहते हैं और कायम रहना चाहते हैं तो हमको सावधानी पूर्वक ये 8 कदम उठाने पड़ेंगे दोस्तों। ये 8 कदम क्या है, इसके ऊपर हम सब बात करेंगे। सबसे पहला कदम दोस्तों, अपनी सोच को बदलिए और अपने अंदर अच्छाई को खोजिए। चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। हमें अच्छी चीजों का खोजी बनना पड़ेगा, अच्छी चीजों की तलाश करनी पड़ेगी। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू को ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। और हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं दोस्तों। और इसलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे हमेशा अनदेखा रह जाता है दोस्तों। हम इंसान हैं और इस तरीके से बचपन से हमें ढाल दिया गया है नेगेटिव थॉट के बीच में कि पॉजिटिव थॉट तो ढूंढना दूर की बात है, उसके बारे में सोचने से पहले भी हम लोग कतराते हैं। दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है सोने की तलाश में। दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों की शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। 43 करोड़पति उनके लिए काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत रही होगी दोस्तों। किसी ने एंड्रयू कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने के जैसा होता है। हमको 1 तोला सोना खोद कर निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं होता दोस्तों, बल्कि सोने पर होता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ था। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर दिखाई न दे रही हो दोस्तों। हो सकता है किसी इंसान में आपको लीडर न दिखाई दे रहा हो दोस्तों। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई में जाकर के तलाशना होगा, यानी उस व्यक्ति के साथ एक मजबूत रिलेशन हम बनाएंगे तो उस व्यक्ति के लीडर, उस व्यक्ति के अंदर का लीडर हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा दोस्तों। हमारा मकसद क्या है?
हमारा मकसद है सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी दोस्तों। लेकिन हमें किस चीज की तलाश है, सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां ढूंढ देते हैं दोस्तों। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिनकी उन्हें तलाश होती है दोस्तों। आपका कोई लीडर है, आपका कोई साथी है, अगर आप हमेशा उसके अंदर कमी ढूंढेंगे तो वो आपको हमेशा एक कमजोर लीडर या पार्टनर ही दिखाई देगा दोस्तों। डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति में हम ढूंढना क्या चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने किसी पार्टनर के अंदर लीडर ढूंढें, दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और उसके अंदर से धीरे धीरे लीडरशिप बाहर आने लगती है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोग हमेशा नुस्ख निकालने में ही लगे रहते हैं दोस्तों। कुछ लोग हर चीज में नुस्ख निकालते रहते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुस्ख निकालने की पेशा बना रखा है। ऐसे लोग नुस्ख निकालने में मास्टर होते हैं। वे पेशेवर आलोचक होते हैं, करियर क्रिटिक्स होते हैं। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो या सैलरी मिलने वाली हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई न कोई नुस्ख ढूंढते ही रहते हैं, ढूंढ के निकाल ही देते हैं। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर, हर परिवार में मिल जाएंगे दोस्तों। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और यह बताते फिरते हैं कि चीजें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं दोस्तों। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है, ये लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं दोस्तों। ये लोग दोस्तों, ऐसे लोग बीमारियों की तलाश हमेशा करते हैं दोस्तों। ऐसे लोगों के पास, नेगेटिव सोच वालों के पास केवल बहाना रहता है कि वे अपना तनाव दूर कर रहे हैं लोगों की आलोचना निकाल के। हकीकत तो यह है दोस्तों कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की से भी खतरनाक बीमारी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर केवल कमियां निकालते हैं। ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जिससे नतीजे बुरे या गलत होने लगते हैं दोस्तों, रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट का आविष्कार किया। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया, यानी कि चेक किया उस स्टीमर को बना के। उसने देखा कि स्टीम बोट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज के लोग भी आ गए और उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वह बोट कभी चालू होगा ही नहीं। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह चालू नहीं होगा, वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी क्या नजरिया है दोस्तों। एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार करने के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया।
कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। तो दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। अजीब इत्तेफाक है दोस्तों, कुछ लोग हमेशा नेगेटिव पहलू को ही देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? ऐसे लोगों को निराशावादी कहते हैं। वो कुत्ता पानी पे दौड़ सकता था। उस दोस्त को उस कुत्ते की यह खासियत दिखाई नहीं दी कि वो पानी पे दौड़ता है, बल्कि उसका थॉट नेगेटिव था। उसको ये दिखाई दिया कि कुत्ता तैर नहीं सकता। दोस्तों, जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। कौन? जो निराशावादी लोग होते हैं। निराशावादी लोगों के पास चर्चा करने के लिए जब कोई मैटर नहीं होता तो वो नाखुश होते हैं। निराशावादी लोग जब कुछ अच्छा लगता है तो वे यह सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद फिर उन्हें बदतर महसूस करना होगा। निराशावादी लोग जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटर पे ही बिता देते हैं। निराशावादी लोग हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है, और निराशावादी लोग जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें ही तलाशते रहते हैं। दोस्तों, निराशावादी लोग यह सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। निराशावादी लोग इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल ये बीमार पड़ सकता है। निराशावादी लोग किसी भी घटना को भूलते नहीं हैं, बल्कि उसको जिंदगी भर याद करके रखते हैं। निराशावादी लोगों को दोस्तों चांद में केवल धब्बे ही दिखाई देता है, चांद की अच्छाई नहीं दिखाई देती। निराशावादी लोग सूरज को सिर्फ परछाई पैदा करने की साधन मानते हैं, सूरज को ऊर्जा पैदा करने की अच्छाई नहीं मानते। दोस्तों, निराशावादी लोग किसी की मदद, कोई उनकी मदद करता है तो भूल जाते हैं, उसको याद नहीं रखते हैं। निराशावादी लोग जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। दोस्तों, चेतावनी है, अच्छे पहलू पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। कमियों को याद रखिए, लेकिन कमियों को ही लेकर के चलना निराशावादी लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, अगर आप भी कोई भी घटना आपके साथ होती है या कोई इंसिडेंट होता है और सबसे पहले नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आता है दोस्तों, तो जल्दी से इसको दूर करिए। ये निराशावादी लोगों की सोच है। दोस्तों, आशावादी बनिए, बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनिए। दोस्तों, ये सब जो तरीका है, ये सारे तरीके सकारात्मक नजरिया विकसित करने का तरीका है। दोस्तों, कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखी लाइनों में आप ध्यान से सुनिएगा। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग न कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बातचीत करिए, नेगेटिविटी के बारे में बातचीत मत करिए। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराइए कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज के केवल उजले पहलू यानी पॉजिटिव पॉइंट को ही देखिए। दोस्तों, केवल अच्छी से अच्छी बातें करिए, केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करिए,
और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करके बातचीत करिए। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाइए दोस्तों, और आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करिए। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगा दीजिए कि दूसरों की आलोचना करने का आपके पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बन जाइए दोस्तों कि चिंता छू ही न सके आपको, और इतने अच्छे बन जाइए कि गुस्सा आ ही न सके आपको। दोस्तों ये पहला कदम था। निराशावादी छोड़ करके आशावादी बनिए। नजरिया बदलने के पहला कदम था दोस्तों। नजरिया बदलने का दूसरा कदम है दोस्तों, हर काम फौरन करने की आदत डालिए। मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। दोस्तों जेम्स अल्बरी ने बहुत अच्छी 4 लाइनें लिखी हैं। वह चांदनी रात में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ न कर हार कर। दोस्तों कुछ ना करने से करके हारने से बढ़िया है कि बहुत कुछ करके जीत हासिल किया जाए। दोस्तों हर काम फौरन करने की आदत डालिए। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल करते हैं, और दोस्तों ये हम सब की आदत है, मेरी भी है और आप सभी लोगों की भी है। जिंदगी में टाल मटोल करना, मैंने भी ऐसा किया है जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदतों की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन गया। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। दोस्तों कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है, हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना सीख जाएं, तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डाल लें। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने का और काम को तुरंत करने की आदत हम सबको डालना पड़ेगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, when I become a big boy, तो मैं हर काम टाइम पर करूंगा। अभी तो मैं बच्चा हूं। नहीं दोस्तों, यह वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होने पर फला काम करूंगा जिससे मुझे खुशियां मिलेंगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है मैं खुशियां पाने के लिए फला काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के बाद करूंगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है कि उसे खुशियां पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेगी, और जब नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियां शादी हो जाने के बाद मिलेंगी। शादी हो जाने के बाद वो कहता है कि उन्हें खुशियां तब मिलेगी जब उनके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, और जब बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वो कहता है कि उसे खुशियां रिटायरमेंट होने के बाद मिलेंगी। और जब रिटायरमेंट हो जाता है तो क्या देखता है कि वह उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी गुजर गई और वह खुशियों को एंजॉय नहीं कर सका। दोस्तों कुछ लोग अपनी टाल मटोल की आदतों को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपा लेते हैं। वे कहते हैं मैं बारीकी से सोच रहा हूं, और 6 महीने के बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। 6 महीने लग जाते हैं उनको सोचते सोचते। वे ये नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहते हैं। इस वजह से भी कभी सफल नहीं हो पाते। टाल मटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है दोस्तों। ये लोग कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूं,
न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वो तैयारी ही कर रहे होते हैं। ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जिए, लीव इन प्रेजेंट। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है दोस्तों। हम किसी भी दर्शन में स्वीकार करते हो, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है दोस्तों। ये वास्तविकता है दोस्तों। हम भले ही कोई गेम जिंदगी में खेलें या न खेलें या कितनी बार खेलें, पर जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक बार मिलता है दोस्तों। दांव पर इतनी कीमती चीजें लगी होती हैं कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है दोस्तों। हम कहां हैं, किस दौर में हैं? जवाब है कि इसी दौर में हैं और यही है। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें दोस्तों। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। वर्तमान का भरपूर आनंद लीजिए, परंतु भविष्य की पूरी योजना बनाइए दोस्तों। बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की जरूरत है, और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं दोस्तों। क्या हम मानते हैं इस बात को? 99% लोग इन बातों को नहीं मानते दोस्तों। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो टाल मटोल की आदत छोड़नी पड़ेगी, तुरंत काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द कौन से हैं दोस्तों? राइटर कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुख भरे शब्द हैं, ऐसा हो सकता था। समय तो बीत गया, क्यों नहीं किए? क्योंकि उस समय आलस्य में आ गए। मुझे ऐसा करना चाहिए था। क्यों था करना चाहिए? आलस्य किए, इसलिए आप बोल रहे हैं मुझे ऐसा करना चाहिए था। मैं ऐसा कर सकता था, क्यों नहीं किए? काश मैंने ऐसा किया होता, क्यों नहीं किए? अगर मैं थोड़ी सी कोशिश और कर देता तो यह काम हो सकता था। ये सारे पास्ट टेंस है दोस्तों, और पास्ट टेंस का प्रयोग हम तभी करते हैं जब उन कामों को आलस्य में टाल दिए होते हैं दोस्तों, और बाजी हार गए होते हैं। जो काम आप आज कर सकते हैं, उसे कभी भी कल पर मत टालिए दोस्तों। ये बात स्वामी विवेकानंद जी सदियों पहले हमें समझा करके गए। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में टाल मटोल करने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा बहुत होती है, पर उन्होंने उन इच्छाओं को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आलस में नहीं आए। लोग जब कहते हैं कि मैं यह किसी और दिन करूंगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते हैं दोस्तों कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल में दिखने लगे, तब हम घर से बाहर निकले। और ऐसा दोस्तों कभी हो ही नहीं सकता कि रेड सिग्नल ना आए। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है दोस्तों। सकारात्मक नजरिया पैदा करने का ये दूसरा मंत्र है, टाल मटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं करना चाहिए? तो जवाब होगा दोस्तों, निश्चित तौर पर करना चाहिए। सकारात्मक नजरिया पैदा करने का तीसरा सूत्र, एहसान मानने का नजरिया बनाइए। अपने अंदर एहसान मानने का नजरिया बनाइए। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एहसान मानने का नजरिया बनाइए।
अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचिए। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालिए। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर्जाने के तौर पर लाखों रुपए मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? आप में से कितने ऐसे लोग चाहेंगे कि आपका भी एक्सीडेंट हो जाए या आप अंधा या अपाहिज हो जाएं और आपको भी लाखों रुपए मिल जाए? नहीं चाहेंगे दोस्त। ऐसा चाहने वाला शायद ही कोई होगा। हम शिकायतें करने में इतने आगे निकल गए हैं कि उन चीजों की ओर हमारी नजर ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद है। कृतज्ञता का भाव पैदा करिए। कृतज्ञता का भाव पैदा करिए। हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार ईश्वर का, प्रकृति का, मित्रों का होना चाहिए। अपने माता पिता का शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जब कहता हूं कि अपनी दिक्कतों के बजाय अपनी सहूलियतों पर गौर करिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए, कंप्लेसेंट हो जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, आत्मसंतुष्ट मत होइए। एहसानमंद होने के नजरिए का मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं है। यदि मेरी बातों से आपको आत्मसंतुष्ट हो जाने का संदेश मिला है तो मैं अपनी बातों को न समझा पाने के लिए दोषी हूं। पर दोस्तों, आत्मसंतुष्ट अलग चीज है और एहसानमंद होना अलग चीज है दोस्तों। अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हैं, परंतु आत्मसंतुष्टि आपको एक जगह रोक के रखती है, लेकिन एहसानमंद आपको एक जगह रोक करके नहीं रखता दोस्तों। लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं, यह बताने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको दोस्तों। एक डॉक्टर को शराबियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता यानी गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाया गया। वहां सारे शराबी मौजूद थे और एक डॉक्टर को स्पीच देना था। वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहते थे जिससे उन्हें एहसास हो कि शराब सेहत के लिए सबसे नुकसानदेह पेय पदार्थ है। उस डॉक्टर ने 2 कांच के ग्लास में, एक में साफ पानी भरा और दूसरे में शराब भरी दोस्तों। उसने साफ पानी में एक केचुआ डाला। वह आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया वो केचुआ। फिर उसने एक केचुआ शराब में डाला और वह सबकी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े होकर मर गया वो केचुआ। वह डॉक्टर ये साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के एक समूह से पूछा कि उन्हें इससे क्या सीख मिली। उसका सवाल सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने हाथ उठाया और बोला, मैं जवाब देना चाहता हूं। डॉक्टर ने कहा, बताइए। शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट में जितने कीड़े हैं वो मर जाएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है समाज के अंदर दोस्तों। हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि हम वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। दोस्तों, हमें मिली बहुत सारी नियामतें प्यार छिपे हुए खजाने की तरह है दोस्तों। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी नियामतों और ईश्वर के आशीर्वाद के बारे में सोचना चाहिए। हमें कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, धन्य हो कि आपने हमें स्वस्थ बनाया, धन्य हो कि आपने मुझे स्वस्थ 2 हाथ 2 पैर दिए। हे प्रभु, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे विकलांग नहीं बनाया। हे प्रभु, मैं एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे मंद बुद्धि नहीं बनाया। हे प्रभु, मेरे पास वो सब कुछ है आपने दिया है जो एक स्वस्थ व्यक्ति को आप देते हैं प्रभु। और जब
एक कामयाब व्यक्ति इन्हीं स्वस्थ शरीर को लेकर कामयाब हो सकता है प्रभु, तो हम भी करके दिखाएंगे। मत ब्लेम लगाइए किसी के ऊपर, मत दोष लगाइए किसी के ऊपर। दोस्तों, जब आप किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, तो वो नजरिया आपको नकारात्मकता की ओर ले जाता है दोस्तों, और आपको ही नहीं, आपके परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके समाज को भी नकारात्मकता की तरफ लेके जाता है। राइटर शिव खेड़ा जी सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें के तीसरे पॉइंट में यही हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एहसान मानने का नजरिया बनाइए। आत्मसंतुष्टि मत लाइए, एहसान मानिए। दोस्तों, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चाहे जो भी सीनियर आपका लाया हो, चाहे वो इस बिजनेस में आपका अब मदद कर रहा हो चाहे न कर रहा हो, दोस्तों वो ला दिया, उसका एहसान मानिए। ईश्वर के आशीर्वाद से आपके पास वो सब कुछ है जिसका इस्तेमाल करके आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस एहसानमंद आपको होना पड़ेगा दोस्तों। सोचिए, अगर आपको ज्वाइन कराने वाला स्पॉन्सर या प्रपोजर आपको नहीं ज्वाइन कराया होता, अगर उस समय आपको ज्वाइन नहीं कराया होता, तो क्या आपको बड़ी इतिहास लिखने का, बड़ा भविष्य बनाने का अपॉर्चुनिटी मिल पाता? नहीं मिल पाता दोस्तों। दोस्तों, सकारात्मक नजरिए का कैसे विकसित करें, इसका पहला कदम हम लोगों ने देखा कि अपनी सोच बदलिए और अच्छाई को खोजने का प्रयास करिए। कोई भी आपका पार्टनर हो, साथी हो, उसके अंदर गुड एटीट्यूड को ढूंढिए, अच्छी चीजों को खोजिए। दूसरा कदम हम लोगों ने देखा सकारात्मक नजरिया पैदा करने का, कि हर काम को फौरन करने का आदत डालिए। कभी भी देर करने का प्रयास मत करिए। आप लेट करेंगे तो आप करियर में बहुत पीछे होते चले जाएंगे दोस्तों। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहु करे को कब। दोस्तों, कबीरदास जी ने भी कहा, जो कल करना है वो आज कर, और आज जो करना है दोस्तों अभी कर। और अभी अगर कर दिए तो आपके हृदय को इतनी आत्मसंतुष्टि महसूस होगी, आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। और तीसरा कदम राइटर ने हमें सिखाया कि एहसान मानने का नजरिया पैदा करिए, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। 1 रुपए की भी अगर कोई मदद किया हो तो उसका एहसान मंद होइए दोस्तों। दोस्तों, सकारात्मक नजरिया पैदा करने का टोटल 8 पॉइंट है। आज सिर्फ 3 पॉइंट हम लोग अध्ययन करेंगे, बाकी के बचे 5 पॉइंट कल सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें, इसके भाग 2 के एपिसोड में कल हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम सब डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले एंटरप्रेन्योर साथी, जिनको बुक्स पढ़ते समय नींद आती है, या बुक्स पढ़ने का समय नहीं मिलता, या फिर बुक्स पढ़ते समय वो रुचि नहीं बन पाती जो बननी चाहिए, आप रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके हर किताबों के इंग्रेडिएंट्स को, हर किताबों से जो मैटर हम निकाल करके ला रहे हैं आपके बीच में, उसको पढ़िए, सुनिए। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, शब्दकोश बढ़ेगा, जिससे आप एंटरप्रेन्योरशिप में और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि हिंदुस्तान के एक आम से आम नागरिक को मेंटल तौर पे, मानसिक तौर पे मजबूत बनाया जा सके। आइए इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को
ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए अपनी टीम में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हों, मजबूत हों। ताकि लोग मजबूत होंगे तभी वो समाज के अन्य लोगों को मजबूत कर सकेंगे। दोस्तों, आइए इस मुहिम में हम सब जुड़े और मिल करके आरसीएम रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को प्रमोट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव स्ट्रीम हम लोग चलाते हैं। अच्छी अच्छी किताबों के इंग्रेडिएंट्स को, अच्छी अच्छी चीजों को हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। सोचिए, आप पुस्तक पढ़ने में 2 घंटे का समय आपको नहीं मिल पाता, आप 30 मिनट का टाइम निकाल करके 2 घंटे की चीजों को 30 मिनट में आप सुन करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, कल पुनः लर्निंग इज अर्निंग के जीत आपकी की पुस्तक के एपिसोड 2 के दूसरे भाग को कल हम लोग पढ़ेंगे। सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें, भाग 2। आज के प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय हिंद। दोस्तों, अभी तक आपने रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही हमारा भारत शिक्षित होगा। दोस्तों, इसलिए वीडियोस को शेयर भी अपनी टीम में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय आरसीएम।